वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गलवान के गुनहगार चीन को आखिरकार झुकना ही पड़ा। भारत की रणनीति और आक्रामक कूटनीति के सामने चीन ने सरेंडर कर दिया। चीन की सेना अब गलवान घाटी से पीछे हटेगी और ये भारत के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं, क्योंकि चीन लगातार सीमा पर तनाव बढ़ाने के साथ साथ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि चीन का धोखा देने का इतिहास पुराना है, लिहाजा भारत की सेना LAC पर अब भी मुस्तैद है। अब भी लद्दाख में लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं और चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा रही है। गलवान में बलवान साबित हुआ हिंदुस्तान। भारत की गरज से 7 दिनों में सहमा चीन। LAC पर लाल सेना ने किया सरेंडर। गलवान में चीन की साजिश तो पहले ही नाकाम हो चुकी थी। अब चीन ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। भारत के चौतरफा प्रहार से गलवान साजिश के 7 दिन के अंदर ही चीन को सरेंडर करना पड़ गया और अब चीन की सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गई। LAC पर चीन ने भारत के खिलाफ जो साजिश रची, उसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ गया। मोल्डो में 11 घंटे तक चली भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद चीन को अपनी सेना को पीछे हटने के लिए राजी होना पड़ा। कह सकते हैं कि गलवान हिंसा के बाद भारत ने जिस तरह से चौतरफा दबाव बनाया, उससे चीन चारों खाने चित हो गया। चीन ने गलवान में एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंसा को अंजाम दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत की ओर से ऐसा करारा जवाब मिलेगा। पहले तो सीमा पर हमारे जवानों ने चीन को पटखनी दी। इसके बाद सरकार ने चीन के इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया कि महज 7 दिन में चीन को दिन में तारे नजर आने लगे और वो हथियार डालने पर मजबूर हो गया। 22 जून को लद्दाख में दोनों सेनाओं की बातचीत हुई, जिसमें भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने हिस्सा लिया। ये बातचीत मोल्डो में 11 घंटे तक चली, जिसमें चीन LAC पर सेनाएं पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया। बातचीत में इस बात की सहमति बनी कि सीमा पर अप्रैल जैसी स्थिति बहाल की जाएगी। मोल्डो में हुई बातचीत में सीमा पर अप्रैल जैसी स्थिति बनाने पर सहमति बनी। भारत की सेनाएं तो पहले से ही अपने इलाके में थी, इसलिए अब चीन को अपनी सेनाओं को पीछे खींचना होगा। चीन ने ऐसा सोचा नहीं था कि भारत इस प्रकार रिस्पॉन्ड करेगा। चीन ने सोचा था शायद भारत डर जाएगा, लेकिन भारत की दृढ़ता और भारत की सैन्य शक्ति को देखकर चीन अब सोच में पड़ गया है। इस बातचीत के बाद अब चीन की सेना को गलवान और पैंगोंग झील में उन इलाकों से हटना होगा जिस पर उसकी बुरी नजर थी। हम आपको समझाते हैं कि चीन को कहां-कहां कदम पीछे खींचने पड़े। ये है गलवान का इलाका। इसमें गलवान नदी के पास पेट्रोल पॉइंट 14 है। ये भारत का इलाका है। चीन के सैनिकों ने पेट्रोल पॉइंट 14 के पास ही अपने टेंट लगाए थे, जिसकी वजह से विवाद हुआ था। इसी जगह पर चीन और भारत के सैनिकों की झड़प भी हुई थी। अब चीन इस जगह से पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। गलवान के अलावा पैंगोंग झील के पास भी दोनों देशों में विवाद हुआ। यहाँ भी चीन को अपनी हार माननी पड़ी और जिन इलाकों में वो घुस आया था, अब उससे पीछे हटने को तैयार हो गया है। बातचीत में हुई सहमति के बाद इस इलाके में क्या होगा, इसे हम आपको समझाते हैं। ये है पैंगोंग झील का इलाका। इसमें 8 पॉइंट है, जिनमें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक है। फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। फिंगर 4 के पास भारतीय सेना की स्थायी पोस्ट भी है। इसके आगे फिंगर 8 तक भारतीय सैनिक पैदल या बोट से गश्त करते हैं, लेकिन चीन फिंगर 4 तक का इलाका कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए उसकी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी। अब हुई बातचीत के बाद चीन के सैनिक फिंगर 8 के पीछे लौटेंगे। चीन का गलवान और पैंगोंग झील से पीछे हटना भारत की बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन जिस तरह से चीन का धोखे का इतिहास रहा है, उसे देखते हुए जानकार यही कह रहे हैं कि चीन के कदम पीछे खींचने के बाद भी भारत को चीन से निगाहें नहीं हटानी चाहिए। चीन फिंगर्स एरिया से
बाहर जाने के लिए मान गया है। खबर बहुत अच्छी है, लेकिन आसानी से इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार चीन ने जैसा धोखा दिया है। जानकारों के चीन पर शक की वजह जायज है, क्योंकि इससे पहले भी चीन बातचीत में राजी होने के बाद मुकर चुका है। डोकलाम में भी चीन के धोखे को हिंदुस्तान भूला नहीं है। दरअसल चीन 6 मई को पैंगोंग झील में भारत की सीमा में घुसा था। गलवान में भी चीन मई में ही दाखिल हुआ था। 6 जून को हुई बातचीत में चीन पीछे हटने को तैयार हुआ था। समझौता लागू करने को लेकर चीन 15 जून को हिंसक हो गया। डोकलाम में भी चीन ने इसी तरह की धोखेबाजी की थी, जहां चीन 73 दिन बाद पीछे हटा था। डोकलाम में चीन 73 दिन बाद पीछे हटने को तैयार हुआ था, लेकिन इस बार हिंसा के 7वें दिन ही चीन पीछे हटने को राजी हुआ। इसकी बहुत बड़ी वजह भारत का दबाव माना जा रहा है। डोकलाम विवाद और इस विवाद को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोनों में काफी फर्क है। डोकलाम सिर्फ एक जगह पे विवाद था, यहां पर 2 से 3 जगह पे विवाद है। गलवान में चीन की धोखेबाजी के बाद भारत ने उसे एक साथ कई मोर्चों पर घेरा। हिंसा के फौरन बाद ही लद्दाख में भारत ने अपनी फौज बढ़ा दी और वायुसेना सक्रिय हो गई। ये ताजा तस्वीरें लेह की हैं, जिसमें वायुसेना का विमान हवा में गरजता हुआ नजर आ रहा है। गलवान में चीन के धोखे के बाद भारत रोज ही सीमा पर इसी तरह से गरज रहा है। भारत के लड़ाकू विमान लगातार यहां आसमान से निगरानी कर रहे हैं। भारत के इस रुख ने भी चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। जिस प्रकार भारतीय सेना ने बगैर समय व्यर्थ किए हुए अपनी वायुसेना, अपनी नौसेना और अपनी थल सेना को अलर्ट किया और मोर्चे पर डिप्लॉय किया, चीन इससे काफी हैरान रह गया। एक तरफ भारतीय वायुसेना लद्दाख में आसमान में गरज रही है, तो दूसरी ओर सीमा पर आईटीबीपी के जवानों की संख्या में भी लगातार इजाफा किया जा रहा है। सरकार ने एलएसी पर आईटीबीपी की 35 और कंपनियों को भेजने का फैसला किया है। इससे पहले आईटीबीपी की 15 कंपनियां भेजी जा चुकी हैं। इस तरह अब एलएसी पर आईटीबीपी की 50 कंपनियां निगरानी करेंगी। आईटीबीपी का आमना सामना चीन के सुरक्षा बलों के साथ पहले भी होता रहा है और इसी वजह से इस फोर्स के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई। भारत चीन के बीच जब ये विवाद हुआ है, इसके बाद इस काम में और तेजी लाने का फैसला लिया गया है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये फोर्स आधुनिक हथियार और एक मजबूत आधारभूत सुविधा से लैस होगी। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए गलवान हिंसा के बाद वायुसेना प्रमुख सीमा पर पहुंचे। उसके बाद सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंच गए। दूसरी ओर भारत सरकार ने अपनी कूटनीति से चीन पर हमला बोला। एक साथ कई मोर्चों पर घिर जाने के बाद चीन के लिए अपने कदम खींचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। गलवान घाटी में चीन का समर्पण उसकी मजबूरी की कहानी बयां करता है। चीन पर भारत के चौतरफा दबाव तो डाल ही रखा था, लेकिन चीन की सरकार अपने घर में घिर गई थी। कोरोना की वजह से चीन आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। शी जिनपिंग की सरकार लाख छिपाने की कोशिश करे, लेकिन चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और उद्योग धंधे चौपट हुए हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता था कि भारत की वजह से उसे और ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। लिहाजा मौके की नजाकत को देखते हुए चीन ने गलवान से पीछे हटने का फैसला किया। एलएसी पर चीन ने टेके घुटने। भारत के चौतरफा वार से झुका चीन। कूटनीति के शिकंजे से चीन को मिली शिकस्त। खजाना खाली होने के खौफ से चीन में खलबली। धोखे से हमला करना चीन की पुरानी आदत रही है, लेकिन गलवान में इस बार उसे ये हरकत काफी महंगी पड़ गई। एक तरफ सीमा पर हिंदुस्तान के जाबाजों ने उसे सबक सिखाया, तो दूसरी ओर देश की जनता ने बॉयकॉट चाइना का ऐसा हल्ला बोला कि बीजिंग तक उसकी गूंज सुनाई दी। हम पूरे देश में अपील कर रहे हैं कि चाइना कंपनियों का बहिष्कार करो, चाइना उत्पादों का बहिष्कार करो। केवल 2 या 3 लोगों की टोली जाकर हम लोग परिवारों में संपर्क कर रहे हैं कि चीनी उत्पादों का पूरी तरह से अपने जीवन में बहिष्कार करें और भारत के दुश्मन चीन को अच्छी तरह से एक सबक सिखाएं। एक जमाने थे
चीन का विरोध करते चले आए, चीन का सामान का विरोध करते चले आए, चीन की कैंची का विरोध करते चले आए। लिहाजा आगे जितना भी जो सामान कैंची हो या कोई भी और उद्योग का सामान रखा हो, चाहे चाइना का, वो सब लाके सड़क पर फूके। एलएसी पर चीन ने यूं ही हथियार नहीं डाल दिए। सेना के साथ साथ सरकार और देश की जनता ने चीन के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया, उसके बाद से ही चीन के सभी रास्ते बंद हो गए। चीन को घेरने के लिए भारत सरकार ने जो चक्रव्यूह तैयार किया, उसमें चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने की जो रणनीति तैयार हुई, उससे चीन को जबरदस्त नुकसान हुआ। ये एक बड़ी वजह थी कि जो चीन डोकलाम में 73 दिन बाद रास्ते पर आया था, वो गलवान में सिर्फ 7 दिन बाद ही पस्त हो गया। हम आपको बताते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भारत ने चीन की किस तरह घेराबंदी की। चीन को घेरने के लिए भारत ने 89 गैर जरूरी सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। इससे भारतीय उद्योगों को फायदा हुआ और चीन को नुकसान। इसके बाद भारत ने टायर के आयात पर पाबंदी लगा दी। इस फैसले से भी चीन की कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ। यही नहीं, भारत सरकार ने विदेशी निवेश के नियम भी बदले। इससे चीन की कंपनियों का भारत में निवेश कठिन हो गया। यही नहीं, गलवान हिंसा के बाद संचार मंत्रालय ने तो 4G की तकनीक में चीन की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी, जिससे चीन की टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा। इस फैसले के फौरन बाद रेल मंत्रालय ने चीन की कंपनियों के कई समझौते रद्द कर दिए। इससे भी चीन को कई हजार करोड़ का झटका लगा। भारत चीनी सामान की एक बहुत बड़ी मार्केट है। दोनों देशों के बीच तकरीबन $92 बिलियन का ट्रेड होता है। इसलिए चीन के लिए ये भारतीय चीनी गुड्स का बहिष्कार जो है वो चीन के लिए महंगा पड़ रहा है। चीन को एक तरफ सरकार ने अपने फैसलों से घेरा, तो दूसरी ओर जनता ने चीन के बने सामान का बहिष्कार कर रही सही कसर पूरी कर दी। जैसे हम आम जनता भी कर रही है, ऐसे सभी लोग करें इस चीज का, क्योंकि चीन के लोगों के पास विश्वास करने लायक लोग नहीं है। वो चाइना एक तरफ तो दोस्ती की बात करता है, एक तरफ हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है। हम अपनी ये बात चाइना तक पहुंचाना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से जनता कमर तोड़ेगी चाइना की। भारत ने चीन के खजाने पर जब इस तरह चोट की तो बीजिंग तक खलबली मच गई, क्योंकि चीन समझ गया कि अगर भारत ने कारोबार का दरवाजा बंद कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर भारत चीन से कारोबार खत्म करता है तो 5.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच सकता है, जबकि भारत को सिर्फ 1.37 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सहन करना होगा। चीन इसी नुकसान से डरा हुआ है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर चीन की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। हालांकि शी जिनपिंग की सरकार अपने देशवासियों से ही देश की आर्थिक हालत छिपा रही है, लेकिन चीन की एक एजेंसी ने इसका सच दुनिया के सामने रख दिया है। चीन की एक मशहूर एजेंसी के मुताबिक चीन में रिटेल सेक्टर की हालत काफी गंभीर है। उत्पादन और निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से ठप और सर्विस सेक्टर में गंभीर मंदी की चपेट में है। चीन की जीडीपी इस साल के पहले तिमाही में 6.8% गिरी है और देश की हालत 2008 की मंदी जैसी है। चीन की इस हालत के बीच ही भारत ने आर्थिक मोर्चे पर उसकी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी, जिससे चीन के सभी दरवाजे बंद हो गए। क्योंकि कोरोना की वजह से दुनिया ने चीन से जिस तरह दूरी बनाई है, उससे चीन को पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। इसलिए भारत के वार से चीन पूरी तरह चित हो गई और उसके पास भारत के आगे सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा।